चैप्टर 3 आ रहा है, बस ये 2 चैप्टर्स हैं। 4 तो है, 4 तो कराया नहीं। साइंस में लाइफ प्रोसेस पूरा आएगा और लाइट आएगा। हाँ 2 और 3 देखिए। है क्या? इस सबसे तो बहुत आगे पहुंच गए थे हम। ये वाला नहीं। अरे हाँ हाँ, एक मिनट रुक, जो काम कर रहा हूँ वो तो करने दो। यही पढ़ाया था ना? हाँ यही। हाँ जी तेजस बताइए। लाइट आधा, नहीं नहीं, लाइट पूरा आएगा। आधा क्यों आएगा? ये क्या बात हुई? थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। देखिए, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन। हम जब लाइट चैप्टर कर रहे थे तो वी द नेम ऑफ द चैप्टर वाज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कवर किया। नाउ व्हाट वाज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिफ्रैक्शन, तो हमने रिफ्रैक्शन में डिस्कस किया कि जो लाइट रे है ना, जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी। नाउ ये मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करो कि पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। अगर लाइट रे एयर टू वाटर भी जा रही है तो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मैंने कहा कि whenever a ray travels from one medium to another, then it get bent and this phenomena is known as refraction। इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। की भाई जब भी एक रे ऑफ लाइट है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो ये बेंड होगी। मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, ये जो रे है ना ये ऐसे सीधी जाने वाली थी, कैसे जाने वाली थी? बिल्कुल सीधी जाने वाली थी, ये बेंड हो गई। अब सर ये जो बेंडिंग हुई, ये बेंडिंग तो सर कहीं भी हो सकती थी। ये रे ऐसे जानी चाहिए थी सर, ये ऊपर भी जा सकती थी और नीचे भी जा सकती थी। आप नीचे क्यों लेकर गए बताओ? तो मैंने कहा गाइस यहाँ से देखो, हमने कहा था 2 तरीके के मीडियम होते हैं। एक होता है ऑप्टिकली रेयरर और दूसरा मीडियम कैसा होता है? ऑप्टिकली डेंसर। इन शॉर्ट हम इसको स्टार्टिंग के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, जैसे वाटर और एयर, वाटर की डेंसिटी कैसी है? ज्यादा है, तो वाटर कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर, और ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर। तो इस सिनेरियो में जो अभी यहाँ पर हो रहा है, ये कंटेनर है, इसमें वाटर है और बाहर है एयर। तो जो रे है वो एयर से जा रही है वाटर में। एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में। यानी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है? ऑप्टिकली डेंसर। तो मैंने कहा whenever a ray travel from a rarer to a denser medium, कि जब भी एक रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये किधर की तरफ बैंड होगी? बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो ये देखो, ये रे यहाँ जानी चाहिए थी, ये रे यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल कहाँ है? ये रहा। नॉर्मल कहाँ है? ये रहा। तो ये नॉर्मल की तरफ आ गई, यानी थोड़ी सी कैसे आ गई? नीचे आ गई। थोड़ी सी किधर आ गई? नीचे आ गई। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, that whenever a ray travel from a rarer to a denser medium, it bend toward the normal। अगर उल्टा काम हो रहा हो, एक डेंसर मीडियम में रे है, ये वाली डेंसर मीडियम में रे है और डेंसर से किधर आ रही है? रेयरर। ये ग्लास है, ये क्या है? ग्लास है। ये कांच में से निकलकर हवा में वापस आ रही है, तो डेंसर टू रेयरर। तो किधर जाना चाहिए? अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप देख सकते हो ये रे को ऐसे जाना चाहिए था ग्रीन वाले में,
नॉर्मल किधर है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये रे यहाँ पर है, तो इसको जाना है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या नीचे आ सकता था? नहीं, ये तो नॉर्मल के पास आ रहा है, तो मैं इसको किधर लेकर गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी इस डायरेक्शन में। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं, या तो पास थ्रू होगी या वापस आएगी, एक ही काम हो सकता है। फिर हमने इसको समराइज करने के लिए दो चीजें पढ़ी। मैंने कहा सर देखो, या तो रे जो है वो रेयरर टू डेंसर जाएगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी। अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो सर दो चेंजेस होंगे। पहला सर आपने बता दिया अभी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, कि नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी जैसे अभी हमने देखा, और डेंसर टू रेयरर जा रही है तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसके साथ एक और चेंज भी हो रहा है, मैंने इसको याद रखने का तरीका भी बताया था। मैंने कहा देखो, रेयरर मतलब जिसमें पार्टिकल दूर दूर है, और डेंसर मतलब जिसमें पार्टिकल पास पास। अब एक पर्सन है, वो चल रहा है, अभी पार्टिकल दूर दूर है, उसकी कुछ स्पीड है, अब वो इधर आ जाएगा तो पार्टिकल पास पास है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जगह कम है। तो इन शॉर्ट, व्हेनेवर अ रे ट्रैवल फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर, डेंसर मतलब भीड़ वाला एरिया, रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, देन स्पीड विल डिक्रीज। जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डेंसर टू रेयरर जाएगा, यानी पहले ऐसे चल रहा था, अब थोड़े रेयरर मीडियम में आ गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं, आज हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ तक किसी के मन में भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। बेटा आपने पढ़ रखा लाइट चैप्टर थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं, तो थोड़ी बहुत तो डिफिकल्टी आपको आएगी। आज हमें टॉपिक जो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। आज हमारा टारगेट है हम दो टॉपिक अच्छे से करें। पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये दोनों टॉपिक कराए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये सबसे पहला टॉपिक आज हम कवर करेंगे, और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं कहूँ इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो टॉपिक आज हम कवर करना चाहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो ये हमें थोड़े अच्छे से कवर करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और थोड़ा यहाँ से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने कहा कि सर जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले होता है एक इंटरफेस। क्या होता है? इंटरफेस। इंटरफेस क्या करता है? इंटरफेस दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करके रखता है। फिर एक रे होती है, जिस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, जो आती है और आकर सरफेस पर स्ट्राइक करती है। हम उम्मीद लगाते हैं कि ऐसे सीधी जाएगी, लेकिन, और यहाँ पर एक नॉर्मल भी है परपेंडिकुलर, हम उम्मीद लगाते हैं सीधी जाएगी, लेकिन एज इट इज मूविंग फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, तो ये क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। किधर बैंड होगी? नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर? नॉर्मल। भाई इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ ऐसे थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल रे, और ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। आपने जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो आपने एक सेकंड लॉ पढ़ा था, किसी को याद है? बोलो। यस, आपने पढ़ा था द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट है, जो रिफ्लेक्टेड है, और जो नॉर्मल है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या यहाँ पर भी वही काम हो रहा है? सेम प्लेन मतलब ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड का जो सरफेस है कैसा है? प्लेन है। तो जो इंसिडेंट रे है वो भी इसी प्लेन सरफेस पे आई, नॉर्मल रे भी इसी प्लेन सरफेस पे, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन सरफेस पे। क्या ऐसा हुआ कि ऐसे बाहर आ गई? नहीं। क्या ये अंदर की तरफ गई? नहीं। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों किस में लाई करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। बैंड हो रहा है लेकिन उसी प्लेन में हो रहा है, वो सीधी जाने की जगह बैंड हो गया, लेकिन उसी प्लेन में रहा, ना अंदर की तरफ गया ना बाहर की तरफ आया, तो लाई इन द सेम प्लेन।
लाइट काफी बड़ा चैप्टर है। हाँ, लाइफ प्रोसेस है तो छोटा है। अब ये मान लो आज की क्लास के बाद ना हमारी 2 क्लासेस लगेगी और लाइट खत्म हो जाएगा। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? दो तरीके की ना डिसीज होती है आईज में, वैसे तो 3 होती हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया में जनरली अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द फार अवे ऑब्जेक्ट। हम लोगों की एज में मायोपिया ही होता है कि पास तो दिखाई देता लेकिन दूर नहीं दिखाई देता। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है, पास की चीजें दिखाई देती हैं, नहीं पास की नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई देती हैं। सबसे आगे बैठे हो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, क्या कॉमन बात है? दोनों ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए मदद करते हैं। तुम ना ये फिजिक्स के बीच में मत डाला करो ये सब। आज था पेपर, आज था। आओ इधर आओ, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। की जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, और वो नॉर्मल रे जो इंटरफेस पर बनाई गई, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये किस में लाई करते हैं? सेम प्लेन। ना ही कोई बाहर की तरफ आएगा, ना ही कोई अंदर की तरफ जाएगा। क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं करवा दूंगा जिस दिन वो लेकर आऊंगा ना, प्रिज्म या ग्लास लैब लेकर आऊंगा, किसी दिन ले आऊंगा, लेजर लाइट वगैरह लेकर आऊंगा, करा दूंगा, प्रैक्टिकल में करा दूंगा। जिस दिन प्रैक्टिकल लैब करेंगे ना, उस दिन ये सारा दूंगा, प्रूव करा दूंगा, ठीक है? हाँ, और भी ले आना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही बात हमारा बोल रहा है फर्स्ट लॉ, विच इज वेरी इजी। आप याद करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ध्यान से समझेंगे कि सेकंड लॉ क्या कह रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत ध्यान से सुनना है सारी बात को। एक एक वर्ड पे ना बहुत खास खास फोकस करना है गाइस, ठीक है? देखिए, ये एक इंटरफेस है, इसके इधर मीडियम 1 है, मुझे नहीं पता कौन सा मीडियम है, और इसके इधर दूसरा मीडियम है, मीडियम 2, ठीक। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करी। जिस बच्चे को ये नहीं पता नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सरफेस के ऊपर, जो इंटरफेस के ऊपर कैसी बनाई जाती है? परपेंडिकुलर। ये क्या है मेरा? इंटरफेस। इंटरफेस एक ऐसा सरफेस है जो 2 अलग अलग मीडियम को सेपरेट करता है। इसके इधर एक मीडियम होगा, इसका दूसरा मीडियम होगा। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाकर एक लाइन बनाई इमेजिनरी, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब गाइस सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले इसके ऊपर एक रे को इंसिडेंट कराया, और उसके अकॉर्डिंग ये सीधी जाने की जगह थोड़ी सी क्या हो गई? बेंड। थोड़ी सी क्या हो गई? बेंड। जो रे आकर टकराई, इसको मैंने बोला इंसिडेंट, इसको क्या बोला? रिफ्रैक्टेड। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच जो एंगल बनेगा, ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे मैथ्स में, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। सबने थोड़ा थोड़ा सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब नाम सुने हैं ना। इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन। क्या होता है? साइन। साइन होता है SINE। क्या होता है? SINE। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN। क्या लिखते हैं? SIN, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री की बात समझा रहा हूं, अभी साइंस नहीं समझा रहा। आप क्या करते हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक एंगल इनपुट देते हो। जैसे आपने बोला 30 डिग्री, एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद कर आई जाएगी, कितनी होती है? 1/2। अब 30 की जगह मैंने एंगल दे दिया 45। क्या दे दिया? 45। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। क्या हो जाएगी? 1/√2। फिर 45 की जगह मैंने अगर एंगल दे दिया 60, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2।
2। तो जैसे जैसे ये एंगल बदलेगा ये वैल्यूज क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने कहा ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने निकाला साइन आई और इसको डिवाइड करा किससे, साइन आर से। साइन आई निकाला और इसको क्या करा, साइन आर से डिवाइड करा। लेकिन किसी ने बोला सर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि सर मैंने तो ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना लिया ही नहीं था। उसने कहा सर मेरी जो रे थी ना वो ऐसे आई और ऐसे आने के बाद यहां चली गई सर। तो उसने कहा सर देखो मेरा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ना इतना सा बना था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बना था। तो मैंने कहा सुनो एक काम करो, आप इसको बोल दो I1, इसको क्या बोल दो R1। दूसरे वाले के लिए जो एंगल है इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा I2, क्या बोलूंगा I2, और इसको क्या बोलूंगा R2। मैंने कहा आप एक काम करो साइन I1 निकालो, साइन R1 निकालो, साइन I2 निकालो और इसका रेशियो निकालो किसके साथ, साइन R2। यानी ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने दोनों मीडियम सेम रखे, मैंने दोनों मीडियम सेम रखे। याद रखना मीडियम कैसे हैं, सेम है। मैंने जो लाइट का कलर था वो भी कैसा रखा, सेम। कैसा रखा, सेम। मैंने सिर्फ क्या चेंज करा, एंगल। क्या चेंज करा, एंगल। और जब मैंने ये रेशियो निकाला गाइस इसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। जैसे मान लो इसके लिए वैल्यू आ गई 1.5। कितनी आ गई, 1.5। मैंने जब एंगल बदल के वैल्यू निकाली दोबारा वैल्यू कितनी आई, 1.5। तीसरे एंगल के लिए निकाली, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, मैं बार बार एंगल चेंज कर रहा हूं, लेकिन वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो हमने ना एक बात समझी, हमने कहा कि जो ये रेशियो है साइन आई का किसके साथ, साइन आर के साथ, ये रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अब दोबारा सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अगर आपको ये बोलूं साइन को भूलो, आप इंसिडेंट एंगल लो, उसका रेशियो निकालो रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ, तो ये जो भी वैल्यू आएगी हमेशा कैसी आएगी, सेम। कैसी आएगी, सेम। अब यहाँ पे एक फंक्शन लगा देना है साइन और यहाँ पे भी फंक्शन लगा देना है साइन। यही सेकंड लॉ कहता है, यही सेकंड लॉ कहता है। ट्रिग्नोमेट्री देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री का इतना कोई मेजर रोल नहीं है। सेकंड रूल पढ़ो जरा, सेकंड रूल पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब मुझे न्यूमिनेटर में क्या लेना है, साइन आई। क्या लेना है, साइन आई। और गाइस रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू किससे रेशियो निकालना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कह रहा है सुन लो, दोबारा सुन लो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि इनका रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ जो ये रेशियो आएगा ये हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट। कैसा आएगा, कांस्टेंट। अच्छा साइन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो बहुत कॉमन हो जाएगा आपके लिए। आगे क्या कह रहा है, इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा कब, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, यानी लाइट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लेजर लाइट यूज कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया, मैंने एक कंटेनर के अंदर यहाँ पर वाटर भर दिया गाइस, और मैं यहाँ पर मैंने कहा ये नॉर्मल रे है। आप क्या करो, आप यहाँ पे लाइट एक इंसिडेंट करो और रिफ्लेक्टेड कराओ, ये एंगल मेजर करो, ये एंगल मेजर करो, इसको बोल दो आई, इसको कह दो आर। आप मुझे ना मेजर करके बताओ आई कितना है, आर कितना है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मेजर करा, मान लो उर्वी ने मेजर करा
कि सर एंगल आई इतना बन रहा है, एंगल आर इतना बन रहा है, सर कैसे मेजर करेंगे? बहुत सिंपल है, आप एक लेजर लाइट लेंगे और लेजर लाइट को इस तरीके से थ्रो करेंगे, ठीक है। लेजर लाइट की रे ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल आपने ऐसे परपेंडिकुलर बनाया, ये जो एंगल बना ये आई हो गया, वो क्या हो गया? आर हो गया। आप मेरे पास लेकर आए, मैंने आपको बताया कि गाइस ये जो साइन आई की वैल्यू है ना वो इतनी आएगी और साइन आर की वैल्यू इतनी आएगी, और मैंने ना इसकी वैल्यू कुछ रेशियो निकाल दी, कुछ भी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आई यहाँ पर। फिर मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को बोला, अब मान लो मैंने दूसरी बार बोला तेजस को, मैंने कहा तेजस आप मेजर करो, क्या तेजस सेम एंगल लेगा? नहीं, तेजस ने एंगल लिया यहाँ पर और रे गई यहाँ पर। फिर से तेजस अपनी मर्जी से एक एंगल आई लेकर आया और एक एंगल आर लेकर आया। मैंने फिर से क्या निकाला? साइन आई और साइन आर, दोनों के लिए निकाला। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जितना उर्वी का आया था उतना ही किसका आया? तेजस का भी आया, उतना ही किसका आया? तेजस का भी आया। तो मैंने क्या कहा कि जो ये रेशियो है ना, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब ये रेशियो हमेशा कैसा रहता है? फिक्स रहता है। कैसा रहता है? फिक्स रहता है। कैसा रहता है? फिक्स रहता है। लेकिन एक कंडीशन है। सर क्या कंडीशन है? दोनों कलर का, जो दोनों लाइट है उनका कलर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और मीडियम भी कैसा होना चाहिए? सेम। मान लो उर्वी ने करा ये काम वाटर के साथ और तेजस ने कर दिया डायमंड के साथ, तो ये आंसर सेम नहीं आएगा। दोनों मीडियम भी सेम होने चाहिए और लाइट का कलर भी सेम होना चाहिए। अब एक बार दोबारा से शांति से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए। एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी जो दोनों मीडियम है वो मीडियम कैसे होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो ये रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और गाइस इसी रेशियो को, इसी लो को किस लो को कि साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को हम म्यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? म्यू, म्यू से डिनोट करेंगे। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? स्नेल्स लॉ। किस नाम से जाना जाता है? स्नेल्स लॉ। मैं आपको कह रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ना बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा, बहुत रेयर, लेकिन स्नेल्स लॉ पे बहुत बार क्वेश्चन आएगा। क्या बोलेगा? कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ? क्या आप ये बताओ स्नेल्स लॉ क्या होता है? तो आप स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन क्या लिखोगे? आप स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन लिखोगे एग्जैक्ट यही डेफिनेशन कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट for a given color of light and for a given pair of media. This is the Snell's law and the second law of refraction. बोलो तेज। mu, mu, mu नहीं, mu क्या होता है वो भी बता देता हूँ। हाँ वो वाला ही, वो नहीं होता है। आपने 9th क्लास में mu के बारे में पढ़ा, वो ऐसा बनता है। ये mu वो लैम्डा के साथ होता है। थोड़ा सा तुम्हें याद, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बताओ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। कहीं पे लग रहा है कि सर अभी भी ना थोड़ी सी दिक्कत है, तो बहुत फ्रैंकली पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के मन में कांस्टेंट ये है क्या, उसको लेकर सवाल नहीं आ रहा। जो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, असल में यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमारा अगला टॉपिक है। डिफिकल्ट कैसे हुआ? थोड़े दिन बाद जब आप मेरे से वापस से आके सेम सवाल पूछोगे ना, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तब बताओ, देख लेंगे। अच्छा तुम क्यों ही पूछोगे? पूछते तो वो है जो वापस आके कोई चीजों पे देखते हैं। बट तुम्हारा मानना तो ये है ना, पास इज अ पीस ऑफ पेपर। सर सही से पार्क नहीं कर रखी क्या? बेटा बीच में लगा दी। हमारे चाचा विधायक तो नहीं है? चल
दिस इज द सेकेंड लो। एक बार 1 मिनट लो और दोनों लोस को आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। अरे कॉपी उठा। ये आंटियों के कॉल क्यों आ रहे हैं तुम्हारे पास? लेकिन होंगी तो आंटी, किसी की आंटी है तो तुम्हारी भी आंटी होंगी। फोन अब जाते जाते ले जाना ना। दैट आई कैन डू। तुम्हारी प्राइवेसी तुम्हारी है, पढ़ लो आराम से। देखो एक नोट भी लिखा है नीचे। द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्नेल्स लॉ। ये आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है तो उसे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। कोई भी हमेशा कांस्टेंट मतलब कि जब आप ये रेशियो निकाल कर देख रहे हो ना, हमेशा एक फिक्स वैल्यू बाहर आ रही है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, है ना। है कैसे मतलब आप एक वैल्यू निकाल रहे हो। जैसे आपने साइन 30 लिया तो साइन 30 की कोई एक वैल्यू आएगी। जैसे मान लो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा, आ गया 45। आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखा उस समय पे कितना था? 30। तो आपने क्या करा? आपने साइन 45 लिया और नीचे क्या लिया? साइन 30। आपने साइन 45 की वैल्यू पुट करी 1/√2, आपने साइन 30 की वैल्यू पुट करी 1/2। ये इसके साथ, ये इसके साथ क्या वैल्यू आई? 2/√2। कैंसिल करोगे, रैशनलाइज करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? √2। अब इसके लिए वैल्यू क्या आई? √2। अब आपने एंगल चेंज कर दिया। आपने मान लो 45 की जगह इस बार एंगल कर दिया 50। रैशनलाइज कर लेना, पता लग जाएगा। आपने एंगल कितना कर दिया? 50। अब इसके लिए कुछ आया होगा वैल्यू, रिफ्रैक्शन भी बदला होगा। मान लो रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 33 हो गया। मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है और मैंने निकाला तो ये भी कितना आ गया? √2। एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, कितना आ गया? √2। तो इससे मुझे क्या पता लगा? इससे मुझे पता लगा कि यहाँ पे √2 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है? √2। तो ये वैल्यू क्या रह रही है? एक फिक्स रह रही है, तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया? कांस्टेंट नाम। समझ गए? अब 2 मिनट तुम आराम से ना इस डेफिनेशन को डाइजेस्ट करो। मैं 2 मिनट में वापस आता हूं। बोलो। बुक अभी भी हुआ ना? चलो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना बहुत ध्यान से देखना। आप कह रहे हो कि सर हम शुरू से पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन में कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लो ये पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है वाटर, और यहाँ पर पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है सपोज कर लो ग्लास। हाँ जी, एक ही बात रहेगी। जब 3 होंगे तो पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा। यहाँ एक काम हो रहा है, यहाँ पर अलग काम हो रहा है, तो उसे आप अलग अलग सेपरेट ही कंसीडर करोगे, एक साथ कंसीडर नहीं करोगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस। मुझे एक बात बताओ, एक रे ऑफ लाइट आई, एक रे ऑफ लाइट आई और सीधा जाने की जगह थोड़ी सी बेंड हो गई, इस तरीके से बेंड हो गई। मेरा सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसमें भी उतनी ही बेंड होगी जितनी वाटर में बेंड हुई थी, या थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम बेंड होगी? तो मेरा ग्लास ज्यादा डेंसर है, ग्लास मतलब कांच सॉलिड है तो डेंसिटी ज्यादा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये जो डेविएशन है, क्या ये जो बेंडिंग है, ये हर मीडियम में सेम रहने वाली है? नहीं सर, ये हर मीडियम में सेम नहीं रहने वाली। सर किसी मीडियम में ये बेंडिंग ज्यादा होगी और किसी मीडियम में बेंडिंग कम। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सर कौन से मीडियम में मैं इसे कम बेंड करूं और कौन से मीडियम में मैं इसे ज्यादा बेंड करूं? तो ये पता लगाएगा कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो एक मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.5,
यानी और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.3। एक्चुअल में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और ग्लास का समवेयर अराउंड 1.5 होता है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? 1.3 ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है? 1.5 ज्यादा है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसमें बेंडिंग ज्यादा होगी और इसमें बेंडिंग कम होगी। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे ये बताता है कि लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसमें किस लेवल की बेंडिंग होगी, उसमें किस लेवल की, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक तो लाइट रे बेंड हो जाती है और दूसरा क्या क्या होता है चेंज? बेंड। स्पीड किस पे इंपैक्ट पड़ता है? स्पीड पे। किस पे इंपैक्ट पड़ता है? स्पीड पे। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीखेंगे तो हम किसके बेसिस पे निकालना सीखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कि कितना जो मीडियम है उसका स्पीड है, मीडियम में लाइट का कितना स्पीड है। तो गाइस इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने दो मीडियम लिए, मीडियम 1 और मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम में कंपैरिजन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे तो म्यू से, या फिर हम किससे डिनोट करेंगे? एन से। किससे डिनोट करेंगे? एन से। मान लो एन से करें तो मैं ये लिख रहा हूं एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.1। इसको क्या पढ़ना है? ध्यान से सुनो, बहुत कंफ्यूज करता है ये वर्ड। ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ मीडियम 2। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो हम किसकी स्पीड लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। किसकी लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। यहां भी क्या लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। अभी सुन तो लो तेजस, एक बार बोलने दो मुझे, कंप्लीट तो करने दो। किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम की जो स्पीड है, उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो किधर आना चाहिए? डिनोमिनेटर में। किस में आना चाहिए? डिनोमिनेटर। जैसे मान लो कि मैं यहां से रे ऑफ लाइट को लेकर आया, वो ये बैंड हुई तो यहां पर स्पीड चेंज हो गई, यहां पर स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई। तो मुझे सेकंड मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो सेकंड मीडियम की स्पीड किधर आनी चाहिए? डिनोमिनेटर में। और पहले मीडियम की किधर आनी चाहिए? न्यूमिनेटर में। अगर मुझे निकालना होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो आप मुझे बता सकते हो नीचे कौन से मीडियम की स्पीड आनी चाहिए थी? 1। स्पीड इन मीडियम 1 और ऊपर किसकी आनी चाहिए थी? स्पीड इन मीडियम 2। तेजस अब तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कांस्टेंट होती है, व्हेन इट विल ट्रैवल टू अनदर मीडियम तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ऐसा चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, मेजर भी होता है, बहुत मेजर भी होता है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला दो अलग अलग मीडियम के बीच, दो अलग अलग मीडियम के बीच एक रिलेशन बता रहा है। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन गाइस मानो, एक बार अज्यूम करो, मैंने क्या किया, इनमें से पहला मीडियम मैंने फिक्स कर दिया। मैंने कहा गाइस पहला मीडियम क्या है? एयर। क्या है? एयर। और दूसरा कुछ भी है, दूसरा कुछ भी है। तो जब मैं दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा, मैंने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन से मीडियम का? इस वाले मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर की रिस्पेक्ट में। तो बोलो डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आनी चाहिए? एयर वाली या मीडियम वाली? मीडियम। नहीं समझे बात? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। लाइट रे इस केस में एयर से कहां ट्रेवल कर रही है? मीडियम। जिस भी मीडियम के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। यहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे थे? सेकंड मीडियम का। तो डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आई? सेकंड मीडियम की।
ठीक है, इधर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, इस वाले मीडियम का, तो डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी, इस, तो मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब सर न्यूमरेटर में क्या आएगा, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करूं, और मैंने कहा आप ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एयर के रिस्पेक्ट में, किसका निकालो, डायमंड का निकालो, किसका निकालो, डायमंड का। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने कहा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, डायमंड का, किसका निकाल रहे हो, डायमंड का। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। आप डायमंड का निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी, डायमंड की। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डिनोमिनेटर में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, एयर, तो बोलो न्यूमरेटर में क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। गाइस एक बात मेरी ध्यान से सुनो, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, जब आप दो अलग अलग मीडियम कंसीडर करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब उन दोनों मीडियम में से एक मीडियम एयर हो, उन दोनों मीडियम में से एक मीडियम एयर हो, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक स्पेशल नाम देते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनो, अगर कोई भी दो मीडियम हो तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव। कौन सा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर उन दोनों मीडियम में से जो पहला मीडियम है ये क्या हो जाए, एयर, क्या हो जाए, एयर, यानी एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैंने कहा कि ये जो मीडियम है, मैंने कहा, चलो अगले पेज पे ले लेते हैं ना, मैंने कहा ये एयर है और ये ग्लास है। मैंने कहा सर सुनो, एयर में लाइट की स्पीड होती है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कोई ग्लास में जानता है, ये होती है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा मुझे निकालना है, क्या निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका निकालना है, ग्लास का। किसका निकालना है, ग्लास का। तो बोलो डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड आएगी, ग्लास की। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, किसकी, ग्लास। न्यूमरेटर में किसकी आएगी, एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, न्यूमरेटर में एयर और डिनोमिनेटर में ग्लास। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ ग्लास में स्पीड कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 8। एयर में कितनी है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8, 3/2 मतलब 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.5, 1.5। ऐसा यूनिट क्या होगी, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगी गाइस, इट इज अ रेशियो, और रेशियो की ऐसा यूनिट नहीं होती, रेशियो की ऐसा यूनिट नहीं होती। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 1.5, इसमें कुछ और नहीं। म्यू ऐसा यूनिट नहीं है, म्यू इसका एक सिंबल है। क्या है, सिर्फ इसका एक सिंबल। जैसे हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, H से। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, O से। ऐसे ही आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो, या तो म्यू लिख दो या किससे रिप्रेजेंट कर दो, N से। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। क्या, व्हेनेवर अ लाइट रे विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वो कितना बेंड होगी, और दूसरा व्हेनेवर अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो उसकी स्पीड कितनी कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट रे उतनी ही ज्यादा बेंड होगी, मोर बेंडिंग, मोर बेंडिंग। इसमें बेंडिंग कैसी होगी, लेस बेंडिंग। और गाइस जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड उतनी ही कम होगी, लेस स्पीड। और यहां पर स्पीड कैसी होगी, हाई स्पीड।
अगर कोई भी कंफ्यूजन लग रही है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं लग रही है, डेफिनेशन से और क्लियर होगी चीजें। यस फिर आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो तो स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, डेंसर टू रेयरर में तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो सब पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब यहां से हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी। पहले मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है हाउ मच द लाइट रे विल बेंड। ये पेपर में लिखने के लिए नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पेपर में तो एक लाइन की डेफिनेशन है, फटाफट हो जाएगी, लेकिन है क्या, मैंने कहा ये बताता है हाउ मच द लाइट रे विल बेंड व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो कितना बेंड करेगी, कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑन द स्पीड, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड। नोट लिखा है, द मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा द लेस द स्पीड, उतनी ही स्पीड कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम। एंड द मोर इज द बेंडिंग। देखो दो चीजें हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग भी ज्यादा। रिलेट करना, पढ़ो जरा, द मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द बेंडिंग, मोर इज द बेंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो बेंडिंग भी ज्यादा। अब दूसरी बात सुनो, द मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द लेस इज द स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये उसका उल्टा बोलेगा, क्या आएगा, द लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड कैसी होगी, ज्यादा। उल्टा चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा एंड बेंडिंग कम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों अलग अलग मीडियम होते हैं। माने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, ये क्या होता है, रेशियो और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। एब्सोल्यूट में एक मीडियम क्या हो जाता है, एयर, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस भी मीडियम का निकाल रहे हैं उनका रेशियो किसके साथ निकालना है, एयर के साथ। तो क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला टॉपिक, यहां तक मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक कहां तक था, वो यहीं तक था। यानी अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ रहा है, आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से याद हो गए तो काम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल इजी होते हैं, फॉर्मूला याद है तो उसके बाद सब कुछ आसान है। ये रे डायग्राम्स हम ट्यूसडे वाली क्लास में इसे स्टार्ट कर देंगे। मंडे को होगा टेस्ट। टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 2 और 3। मैं आपको बहुत साफ साफ हिदायत दे रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पिछली बार मंथली टेस्ट में कम नंबर आ गए, मैंने कुछ नहीं कहा आप लोगों को, आप लोगों ने जैसा किया, आप लोगों के पेरेंट्स आए नहीं आए, किसी को कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अगर इस बार आपके मंथली टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, मैं बताता हूँ क्या बात याद रखना।